हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिवा सप्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक कोर्स के बारे में ब्रीफली। कोर्स क्या है? बीए प्लस एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी। मैंने भी यही कोर्स किया है, इसलिए मैं इस बारे में आपको अच्छे से बता सकती हूँ। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे फीस स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, कॉलेज का एनवायरनमेंट और मतलब सब कुछ। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि ये कोर्स एग्जैक्टली है क्या। बीए प्लस एमए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने सुना होता है कि बीए प्लस एमए क्या है। तो बीए प्लस एमए एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसका एक दूसरा नाम इंटीग्रेटेड एमए भी है। इसके अंदर क्या होता है कि बीए प्लस एमए यानी कि बैचलर्स और मास्टर्स एक साथ ही हो जाती है, विच मीन्स कि आपको अलग से मास्टर्स के लिए किसी कोर्स में एनरोल नहीं करना पड़ता। तो ये एक 4.5 ईयर्स का कोर्स है। ड्यूरेशन ड्यूरेशन इसकी है 4.5 ईयर्स। अब इसमें क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है। जैसे अगर आप नॉर्मली बैचलर्स प्लस मास्टर्स करते हो तो आपके 3 साल बैचलर्स के और मास्टर्स के 2 साल, तो इन टोटल कितने हो गए? 5 साल। बट इस कोर्स के अंदर आप 6 महीने पहले ही अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सबसे मेन बेनिफिट है इस कोर्स का, और इसी रीजन की वजह से मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इस कोर्स को। खैर, ये हम लास्ट में भी बात करेंगे कि ये कोर्स कितना मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगी। तो फिलहाल के लिए ये बैचलर्स प्लस मास्टर्स है। इसका मतलब आपको एक ही डिग्री मिलेगी जिसके अंदर आपकी बैचलर्स प्लस मास्टर्स साथ में ही हो गई। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि क्लिनिकल फील्ड से रिलेटेड। अब साइकोलॉजी अलग अलग फील्ड में होती है, जैसे अप्लाइड भी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल होती है, फोरेंसिक होती है, बहुत अलग अलग टाइप की साइकोलॉजी होती है। तो क्लिनिकल आपकी एक स्पेशलाइजेशन हो गई। जैसे बैचलर्स में बहुत कम लोग स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, एक जनरल साइकोलॉजी ही होती है। बट इस कोर्स में आपको एक और बेनिफिट भी होता है कि शुरू से ही आपकी बैचलर्स में भी स्पेशलाइजेशन क्या हो गई? क्लिनिकल। तो टू समराइज, बैचलर प्लस मास्टर्स का मतलब ये हुआ कि 4.5 ईयर्स कोर्स करने के बाद आपके पास बैचलर्स की भी डिग्री होगी और मास्टर्स की भी डिग्री होगी। तो दैट्स ऑल फॉर व्हाट इज बीए प्लस एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर की। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है ये अभी मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। इसके अंदर आपके 9 सेमेस्टर्स हैं, तो इसकी फीस है जैसे फर्स्ट 2 सेमेस्टर की 60,000, देन 63,500 फॉर 2 नेक्स्ट सेमेस्टर्स, देन फॉर नेक्स्ट 2 सेमेस्टर्स इट्स 67,000 एंड इट गोज ऑन। तो आपकी लास्ट एक सेमेस्टर की कुछ 75,000 पड़ती है। सो दैट्स ऑल। अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो अराउंड 5 लाख के आसपास आपका पूरा कोर्स पड़ जाएगा। और इसके अलावा ये एडमिशन के टाइम पर भी 10,000 आपसे सिक्योरिटी भी लेते हैं, जो कि ये लोग कहते हैं कि आपको लास्ट में ऑब्वियसली वापस कर देंगे। सो दैट्स ऑल या। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके एडमिशन प्रोसीजर की, तो इनका एडमिशन प्रोसेस भी काफ़ी इजी है। आपको इसमें एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है जिसकी फीस शायद 1000 रुपीज़ है, और आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। इसके बाद अगर आपके 85% से अबव है तो आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना, कुछ नहीं देना, आपका डायरेक्ट एडमिशन है। और मैंने भी डायरेक्ट एडमिशन लिया था, सो मैंने भी डायरेक्ट में ओरिएंटेशन वाले दिन ही कॉलेज गई थी। इसके अलावा अगर आपके 85% से कम है तो एक एडमिशन एग्ज़ाम है आपका, और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, देन आपको एडमिशन मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर एडमिशन प्रोसेस, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। तो हमने बात कर ली है फीस की, इनके एडमिशन प्रोसीजर की। अब हम थर्ड बात करेंगे इनके कोर्स स्ट्रक्चर की। तो कोर्स स्ट्रक्चर इनका कुछ इस टाइप से है कि आपको शुरू के, अगर आपकी बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑब्वियसली, तो कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट तो होंगे ही। जैसे कि हमारे भी शुरू के 1-2 सेमेस्टर के अंदर कुछ पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी करके सब्जेक्ट्स थे जिसके अंदर हमने पढ़ा। और इसके अलावा आपके सारे क्लिनिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं कि डिसऑर्डर्स पढ़ने पड़ते हैं आपको अलग अलग। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बीच में कुछ 10% ऑफ सब्जेक्ट आपके बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होते हैं कि आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है काफ़ी डीपली। अदरवाइज बाकी तो बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट है। मतलब अगर रेट करना हो 1 to 10 पे डिफिकल्टी में, तो इट्स अराउंड 7, ओवरऑल 7। सो इट्स नॉट दैट हार्ड, और आप कर लो। बाकी इनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की ब्रीफली जो डिटेल है वो इनकी ऑनलाइन साइट पर दी हुई है। मैं नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इनके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न भी इनका बहुत ही ईजी है। लाइक लगता है कि हाँ एमआईटी यूनिवर्सिटी है तो बहुत ही
हार्ड एग्जाम्स होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनके एग्जाम्स जनरली 70 मार्क्स के होते हैं, जिसके अंदर सेक्शन ए होता है जिसमें आपको 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन बी होता है जिसमें आपको 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और एक लास्ट सेक्शन सी होता है, वो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। सो इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी मैंने तो नहीं देखा, हार्डली एक आधा पेपर कभी ऐसा होगा जो हार्ड आया होगा, अदरवाइज बहुत इजी पेपर होते हैं इनके, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। बस सेक्शन सी में होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो भी इजी होता है, बहुत हार्ड नहीं, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बेसिक आपने पढ़ा हुआ है, तो पेपर को पास करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है अकॉर्डिंग टू। एक इशू और मैं इसमें एड्रेस करना चाहूँगी, जो कि है अटेंडेंस का। क्या होता है, जनरली डीयू के जो कॉलेजेस वगैरह हैं, आईपी के हैं, इनमें अटेंडेंस का इतना इशू नहीं होता, मतलब डीयू में तो बिल्कुल ही नहीं होता। लेकिन एमिटी में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, ऐसा लगता है कि हाँ एमिटी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि यहाँ के बच्चे बहुत मज़े मारते हैं ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली मज़े तो मारते हैं, लेकिन आपको अटेंडेंस 75% रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि जब मैंने अपना एडमिशन लिया था, तो मैं भी बहुत सीरियस नहीं थी कि हाँ ठीक है, लीनियंट होते होंगे, तो मेरी भी 75% अटेंडेंस नहीं हो पाई थी एक सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में मेरी भी बैक आई थी, जिसकी वजह से मुझे फिर वो एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर ऑड सेमेस्टर में जाकर देना पड़ा। इस चीज़ को लाइटली मत लेना, क्योंकि 75% अटेंडेंस पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, और आपको इसको स्ट्रिक्टली लेना पड़ेगा, बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक चीज़ है एमिटी के बारे में, कि जिस चीज़ के लिए फेमस भी है, कि ये हर कोर्स में एक फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज ज़रूर देते हैं, यानी कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख सकते हो, सीख क्या सकते हो, कंपलसरी होती है, लेनी ही पड़ती है। लाइक वेरियस ऑप्शंस होते हैं, फ्रेंच, जर्मन, जापनीज, चाइनीज़, अरेबिक, सब कुछ। मैंने जर्मन चूज़ की थी, तो मैंने भी एडमिशन यही सोच के लिया था, एक पॉइंट था मेरे दिमाग में कि यार चल ठीक है, एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आ जाएगी, हो जाएगी। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने उसको देखा, जब मैंने अटेंड किया, तो मुझे ये लगा कि ये मुश्किल हो रहा है, उल्टा वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा है, क्योंकि मैंने उस फील्ड में जाना नहीं है, कि अगर मुझे लैंग्वेज कोर्स करना है, उस फील्ड में आगे जाना है, तो वो एक बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता था, हमारे पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 14 क्लासेस होती थी, जिसमें से कि कुछ एक दो ट्यूट वगैरह भी हो जाती थी। तो क्या होता था कि आपको पढ़ने का टाइम मिलता नहीं था, और एग्जाम क्लियर करना इतना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ नहीं है इसको आप यूं ही यूट्यूब से पढ़ लोगे और आप ग्रैप कर लोगे। मेरे हिसाब से तो ये एफ मेरे लिए एक डिसएडवांटेज बना, एडवांटेज नहीं रहा। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एमिटी कहता है कि हम 100% प्लेसमेंट देते हैं। इज़ इट ट्रू और नॉट? मैं ये बताना चाहूँगी, मेरा कोर्स अभी ख़त्म हुआ है, एक ही महीना हुआ है, और प्लेसमेंट्स आती हैं, बिल्कुल आती हैं, और लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। ऑफ कोर्स 100% तो नहीं हो पाती, ये तो वैसे भी इम्पॉसिबल है, लेकिन कंपनीज़ आती हैं, अच्छी कंपनीज़ आती हैं, और अगर आपके मतलब मार्क्स का तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंगली उसको अच्छे से उसमें अप्लाई करते हो, सीरियस होकर इंटरव्यूज देते हो, तो बिल्कुल जॉब्स लगती हैं। मैंने भी अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, और मेरा हो रहा है इंटरव्यू, अभी देखते हैं कहाँ लगती है, क्या होता है, बट प्लेसमेंट्स आती हैं। नॉट के इतनी सारी आती है कि 100% ही लग जाती है, आप कुछ करो ना करो जॉब तो मिल ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसमेंट्स आती हैं, कंपनीज आती हैं, आपको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और सीरियसली इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, क्योंकि रिजेक्शंस भी बहुत होते हैं। मोस्टली तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, मेरे को लगता है एक हॉस्टल का रह गया है। हॉस्टल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं हॉस्टल में स्टे नहीं किया था। मैं अपने घर से ही जाती थी, दो ये दूर है, मेरे को 1.5-2 घंटे लग जाते थे, बट स्टिल मैं घर से ही जाती थी, मेरे को लगता है वर्थ है, ठीक है। लेकिन हॉस्टल की इनकी फीस अराउंड 1,50,000 से लेकर 80,000 फॉर नॉन एसी हॉस्टल है। और इसमें लेकिन ये है कि एक ड्रॉबैक है अमेठी का, कि ये स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, ड्रॉबैक भी क्या कहेंगे, होती है मोस्टली हॉस्टल्स में, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, कि आपको थोड़ा भी बाहर जाना हो तो आपको पास लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप वैसे जा नहीं सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप बाहर कहीं लेते हो, जैसे पीजी वगैरह लेते हो, तो वहाँ पे मेरे को लगता है बेटर है, क्योंकि आप कुछ मनी भी सेव करोगे। एमिटी के हॉस्टल्स बहुत महंगे हैं, और वैसे भी आप मतलब कंफर्टेबल रहोगे मेरे हिसाब से, बाकी सबकी पर्सनल चॉइस है। तो वैसे तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, अब मैं बात करूँगी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन।
तो पर्सनल रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एमिटी और रिगार्डिंग कोर्स। तो उससे पहले हम कोर्स की बात करेंगे। तो मैं तो इस कोर्स को हाईली रिकमेंड करूंगी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये कोर्स लिया। एक्चुअली में जब मैंने ये कोर्स लिया था तब मैं बहुत ज़्यादा श्योर भी नहीं थी, बट ठीक है, मुझे लगा कि ठीक है, तो मैंने ले लिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें आपके 6 मंथ सेव हो रहे हैं। 6 मंथ्स कहने को बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपके बेसिकली आपके पास 6 मंथ्स एक्स्ट्रा है लाइफ के, आप उसमें जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपने एग्जाम्स के लिए, जो आगे के एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और 6 मंथ्स बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपके वो सेव हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है कि अ, आपको ये फ़ायदा रहता है कि जैसे जो बच्चे मास्टर्स करते हैं, सॉरी, जो बच्चे बैचलर्स करते हैं, तो बैचलर्स करने के बाद उनको प्रिपेयर करना पड़ता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मास्टर्स के, जो कि क्रैक करने बहुत मुश्किल भी नहीं, लेकिन मुश्किल तो होते हैं, नो डाउट मुश्किल होते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, फिर देना पड़ता है, जिसके अंदर कभी-कभी बहुत लोगों का टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो 1 साल तो ड्रॉप इसी चक्कर में हो जाता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि ये भी है कि आपका टाइम सेव हो रहा है, प्लस आपकी मेहनत भी सेव हो रही है, आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ा, सीधा ही आपकी मास्टर्स एक ही बारी में हो गई। तो ये दो बहुत बड़े बेनिफिट हैं इस कोर्स के। प्लस क्या होता है कि कभी कभी बैचलर्स में मोस्टली आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती साइकोलॉजी की। तो अगर आप शुरू से श्योर हो कि आपको क्लिनिकल फील्ड में जाना है, तो ये कोर्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप बैचलर से ही यानी कि 4.5 ईयर्स आप क्लिनिकल फील्ड में ही पढ़ाई करते हो, और ये आपके लिए एक एडवांटेज बन जाती है। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से मैं हाईली रिकमेंड करूंगी इस कोर्स को, जिसने भी साइकोलॉजी में जाना है और जिसने भी क्लिनिकल फील्ड में जाना है। इसके अलावा एमिटी की बात करें तो एमिटी का एक्सपीरियंस मेरा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बुरा नहीं रहा, मीडियम था। कि बुरा इसमें रहा कि थोड़ा मेरे को लगता है कि ये लोग एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं बच्चों पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट्स तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक एनटीसीसी होता है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, और मतलब पूरा रिसर्च वगैरह सब कुछ होता है इसके अंदर, और एफबीएल जो एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो बहुत सारी चीज़ों में एमिटी एक्स्ट्रा प्रेशर देता है, जो कि चीज़ मुझे वर्थ नहीं लगी यहाँ पर। प्लस आप जैसे कि एक एमिटी की फ़ीस इतनी है, तो इतनी फ़ीस के हिसाब से अब जैसे कि डीयू वाले करते हैं, तो डीयू वालों की फ़ीस भी कम होती है और कहीं ना कहीं उनको हमसे ऊपर थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पर जो ड्यू वाले 1 से 2 लाख के अंदर कोर्स कर रहे हैं और वही आपको 5 लाख भरने पड़ रहे हैं, और स्टिल आपकी वैल्यू इधर इक्वल है या फिर उनसे कम ही है, तो वो चीज़ एक ड्रॉबैक हो जाती है एमिटी का। ठीक है, तो इतने पैसों के हिसाब से मुझे ये कोर्स वर्थ नहीं लगा। तो अगर मुझे करना हो तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप ड्यू से करो, ज़्यादा बेटर है। बट जैसे कि अपने एडवांटेजेस भी हैं इस कोर्स के, क्योंकि ये बीए प्लस एमए वाली ऑप्शन सिर्फ एमिटी में। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा साइड ज़्यादा हैवी लगता है। अगर आपको लगता है कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा बेटर है तो आप एमिटी में आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना पे नहीं कर सकती, वर्थ नहीं है और एंट्रेंस तो मैं दे ही लूंगी, तो आप ड्यू में जाओ। सो आई गेस मैंने अभी सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, मतलब जो जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, जो जो मेरे माइंड में है, मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ है जो आप जानना चाहते हो एमिटी के बारे में या इस कोर्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी या फिर इसके ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। बाय बाय।